हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो डिजर्ट इकोसिस्टम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, तो इसे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एक प्रोसेस का नाम है जिसे बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डिजर्टिफिकेशन के बारे में। तो डिजर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो यानी कल्टिवेबल लैंड होता है, यानी जो क्वालिटी लैंड होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट होते जाता है, यानी डिजर्ट में कन्वर्ट होते जाता है। जैसे जैसे सॉइल डिक्लाइन होता है, यानी सॉइल का क्वालिटी जैसे जैसे डिक्लाइन होगा वो क्या होगा, जो एक कल्टिवेबल लैंड है यानी क्वालिटी लैंड है वो क्या होगा, डिजर्ट में कन्वर्ट होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। ये जो डिजर्टिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है, ये इससे जो है बहुत सारे कंट्री जो है वर्ल्ड में सफ़र कर रहा है। अराउंड लगभग 2/3 जो है कंट्री वर्ल्ड का वो इससे सफ़र कर रहा है, यानी 66% ऑफ द कंट्री जो है वर्ल्ड का वो इससे डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस से सफ़र कर रहा है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हो रहा है डिजर्टिफिकेशन का, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा अफ्रीका के साहेल रीजन में। साहेल रीजन कहाँ पे है, जो हम लोगों ने देखा था कि जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट के जस्ट नीचे जो रेंज है, नीचे वाला जो एरिया है उसी को बोलते हैं साहेल रीजन। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर डिजर्टिफिकेशन का और डेफिनेशन देखा जाए तो डिजर्टिफिकेशन एक कंटिन्यूस डिग्रेडेशन है लैंड का कंटिन्यूस डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी इसका क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल, या तो नेचुरल फेनोमेनन के कारण से हो रहा है या तो एंथ्रोपोलॉजिकल फेनोमेनन के यानी कॉजेज के कारण से हो रहा है। वो चाहे एरिड एरिया हो या सेमी एरिड एरिया हो या ड्राई सब ह्यूमिड कंडीशन हो, उसमें लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसी को बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। लेकिन आपको मेंस में अगर यही क्वेश्चन आता है डिजर्टिफिकेशन पे, पहले आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिजर्टिफिकेशन पे, तो उसमें अगर आता है तो डिजर्टिफिकेशन का ये डिफिनेशन लिखना है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज लैंड डिग्रेडेशन इन, यानी लैंड का डिग्रेडेशन होना किस एरिया में, एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरिया में जो लैंड का डिग्रेडेशन होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। अब वो किसके कारण से हो सकता है, वो फैक्टर हो सकता है क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण से हो सकता है या तो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण से हो सकता है, इसी को बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो ये आपको मेंस में लिखना है। अगर डिजर्टिफिकेशन का डिफिनीशन आता है तो डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो डिफिनीशन जो लिखना है वो UNCCD का डिफिनीशन लिखना है कि लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एंड सब ड्राई सब ह्यूमिड एरिया रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग क्लाइमेटिक वेरिएशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी, उसी को बोलेंगे क्या चीज़, डिजर्टिफिकेशन बोलेंगे। यहाँ पे लैंड है, लैंड का मतलब क्या हो गया, लैंड का मतलब हो गया कि टेरेस्ट्रियल बायो प्रोडक्टिव सिस्टम। लैंड का मतलब आप समझ ही रहे हैं। और लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या हुआ कि जो उसका प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है या तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, उसमें लॉस हो जाना, यानी उसमें रिडक्शन हो जाना, उसका लॉस हो जाना, प्रोडक्टिविटी में लॉस हो जाना, इसी को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। यानी जो क्वालिटी था लैंड का उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या तो लॉस हो रहा है, इसी को बोलेंगे क्या चीज़, इसी को बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से मेनली हो रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटी में मेनली क्या क्या कारण से हो रहा है, तो सॉइल इरोजन के कारण से हो रहा है, जो कि मेनली सॉइल इरोजन किसके थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है या तो वाटर के थ्रू हो सकता है। फिर डिटोरिएशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इस यानी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होगा सॉइल का वो क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रहा है, सॉइल का क्वालिटी में डिटोरिएशन हो रहा है, नहीं डिग्रेड कर रहा है, उसके कारण से हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन। लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अगर नेचुरल वेजिटेशन का लॉस हो रहा है लॉन्ग टर्म में, ट्री कवर वहाँ से हट रहा है, तो उस वेजिटेशन क्या करता है, वेजिटेशन जो है सॉइल को होल्ड करके रखता है, तो उसके अगर यानी आप फॉरेस्ट कवर को देखोगे यानी वेजिटेशन को देखोगे तो मल्टीपल वे में वो हेल्प करता है सॉइल को। तो अगर उसी का डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसके कारण से क्या होगा, लैंड का डिग्रेडेशन होगा। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन द रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेजाइल सिस्टम इज वेरी स्लो। अगर आप एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखोगे तो जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, यानी जो वीक इकोसिस्टम हो गया है, उसका जो रिस्टोरेशन होगा वो बहुत स्लो होगा। जैसे इशू लाइक हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, माइनिंग इन्हांसेस द डिजर्टिफिकेशन, इसके कारण से क्या होगा, डिफोरेस्टेशन हो गया, माइनिंग एक्टिविटी हो गया, इसके कारण ये क्या करेगा, डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस को क्या करेगा, इन्हांस कर देगा, यानी बढ़ा देगा। डिजर्टिफिकेशन इज द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय डिजर्ट एडजॉइनिंग एरिया, जो डिजर्टिफिकेशन है
ये मेन प्रॉब्लम है जो भी डिजर्ट के आसपास का एरिया है वो फेस करता है, विच स्ट्रेचेज अक्रॉस पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब वाले एरिया में इंडिया में देखने को मिलेगा डिजर्टिफिकेशन यानी डेजर्ट देखने को मिलेगा। अब काउजेज क्या क्या है डिजर्टिफिकेशन, यानी डिजर्टिफिकेशन किस किस कारण से हो रहा है। तो पहला तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के कारण से हो रहा है। एग्रीकल्चर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा, पॉपुलेशन का प्रेशर आ रहा है किस पे, यानी एग्रीकल्चर पे ही आ रहा है। यानी उसके कारण से क्या होगा, फॉरेस्ट को कट करना पड़ रहा है, यानी एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए, कल्टिवेटेड एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। फॉरेस्ट जब कट होगा तो उसके कारण से क्या होगा, वो भी वही डिजर्टिफिकेशन को बढ़ा रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंशन के लिए, यानी रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, और भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री लग रहा है, नया नया फैक्ट्री सेटअप हो रहा है। इसके कारण इसके लिए भी क्या होगा, फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। तो ये भी इससे भी क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। फिर वुड एक्सट्रैक्शन और रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे आप फर्नीचर का ज़रूरत है, वो कहाँ से होगा, वो वुड से ही यानी वुड से ही फुलफिल होगा। तो उसके लिए भी क्या होगा, फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। फिर इंक्रीज एरिडिटी, यानी जब फिर क्या हो रहा है, क्लाइमेट में चेंजेज आ रहा है। क्लाइमेट में चेंज होने के कारण से क्या हो रहा है कि मानसून उतना अच्छा से नहीं हो रहा है, इरेटिक मानसून यानी एक्टिविटी देखने को मिलेगा। यानी मानसून सही समय पे नहीं होगा, सही समय पे रेनफॉल नहीं होगा, बहुत जगह पे रेनफॉल होता ही नहीं। इसके कारण से क्या होगा, एरिडिटी इंक्रीज हो रहा है। फिर डेमोग्राफिक फैक्टर यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण से। फिर हो गया इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, फिर क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हो गया, फिर कल्चरल फैक्टर हो गया। ये सब फैक्टर है जो कि क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, नहीं इससे डिजर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं प्रमोट हो रहा है। अब हम लोग इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। तो दो कॉजेज हो सकता है, एक मैनमेड कॉजेज हो सकता है, एक नेचुरल कॉजेज हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है डिजर्टिफिकेशन में वो है मैनमेड कॉजेज यानी एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी। एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी में अगर देखेंगे तो पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ यानी डेमोग्राफिक फैक्टर। तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, डेजर्ट अगर आप देखोगे तो डेजर्ट एरिया में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो जॉब के लिए जा रहा हो लोग, चाहे और भी अदर पर्पज़ के लिए जा रहा हो, वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उसके कारण से क्या होगा, ये कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेगा किस पे, एनवायरनमेंट पे क्रिएट करेगा, रिसोर्सेज के लिए, चाहे वो वुड के लिए हो या वाटर के लिए हो। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन प्रमोट हो रहा है। फिर दूसरा फैक्टर है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेजर्ट एरिया में, तो उसके कारण से क्या होगा, ज़्यादा एरिया को फार्म करने के लिए यूज होगा। फिर लाइव स्टॉक भी बढ़ेगा। लाइव स्टॉक यानी जैसे हो गया सीप हो गया, कैटल हो गया, गॉड्स हो गया, ये सब भी क्या होगा, इस सब का भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। ये सब का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इसके कारण से क्या होगा, जितना यहाँ यानी ग्रेजिंग के लिए जो है यानी लैंड जो है वो तो फिक्स है, लेकिन पॉपुलेशन ये लाइव स्टॉक का बढ़ रहा है, लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग होगा। ओवर ग्रेजिंग होगा वेजिटेशन का, उसके कारण से क्या होगा, जब ओवर ग्रेजिंग होगा तो उसके कारण से क्या होगा, जो लैंड होगा वो एक्सपोज होगा इरोजन के लिए। एक्सपोज जब होगा इरोजन के लिए, उसके कारण से क्या होगा, सॉइल का इरोजन होगा। सॉइल का इरोजन होगा तो क्या होगा, सॉइल का क्वालिटी डिग्रेड होगा। सॉइल का क्वालिटी डिग्रेड होगा तो लैंड का डिग्रेडेशन होगा, वही क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। इट रिड्यूसेस द यूजफुलनेस, इसके कारण से क्या हो रहा है, जो लैंड है उसका यूजफुलनेस घट रहा है, प्रोडक्टिविटी उसका रिड्यूस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी जो है लैंड का वो भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी करने का मतलब क्या चाहिए, वहाँ पे डिफरेंट पहले लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। अब जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, लैंड यानी इरोजन होगा यानी ओवर ग्रेजिंग होगा, तो उसके कारण से इरोजन जब होगा तो सॉइल नहीं होगा तो वेजिटेशन वहाँ का हट गया ना, वेजिटेशन हट गया तो वहाँ पे क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया। मान लो वहाँ पे पेड़ था यानी बहुत सारे फॉरेस्ट था, उसमें क्या होगा, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल देखने को मिलेगा। लेकिन जब फॉरेस्ट को ही कट कर दोगे तो क्या होगा, वाइल्ड एनिमल भी वहाँ पे नहीं रहेगा। वाइल्ड एनिमल जब नहीं रहेगा तो उसके कारण से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलेगा। इंडिया में जो है लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 31% जो है ग्रासलैंड जो है 2005 से 2015 के बीच में ग्रासलैंड का लॉस हुआ है। इसका यानी ये आप एविडेंस देख सकते हो कि ओवर ग्रेजिंग किस तरीके से यानी बढ़ रहा है, कि 31% जो ग्रासलैंड है 2005 से 2015 के बीच में लॉस हो चुका है ग्रासलैंड। फिर नेक्स्ट फैक्टर है क्या चीज़, डिफॉरेस्टेशन। आप देखो फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट जो है कार्बन सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक करने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो स्टोर करके रखता है। अब जब आप पेड़ को कट कर दोगे तो क्या होगा, वो जब
कट कर दोगे तो उसके कारण से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। जब वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा तो इसके कारण से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। उसी तरीके से दूसरा फैक्टर और देखोगे इसी में डिफॉरेस्टेशन से ही रिलेटेड है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में अभी भी मोस्टली जो है लोग खाना बनाने के लिए क्या चीज़ यूज करता है, लकड़ी का यूज करता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन डेजर्ट एरिया में इंक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, यानी फ्यूल जो है वुड का रिक्वायरमेंट फ्यूल के लिए क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। वो जब बढ़ेगा तो उसके कारण से क्या होगा, यानी पेड़ को कट करना पड़ेगा, यानी ट्री को कट करना पड़ेगा। ट्री को कट करना पड़ेगा तो जो ट्री क्या करता है कि सॉइल को होल्ड करके रखता है। लेकिन जब आप ट्री को ही कट कर दोगे तो क्या होगा, उसका जो रूट है वो अब सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएगा। सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, सॉइल का इरोजन होगा उसके कारण से। जब सॉइल का इरोजन होगा तो उसके कारण से क्या हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। फिर उसी तरीके से अगर फार्मिंग प्रैक्टिसेस देखोगे तो यहाँ पे जो जनरली आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, या इसी को बोलते हैं झूम कल्टिवेशन। इसमें क्या होता है कि किसी फॉरेस्ट एरिया को किया जाता है, वहाँ पे कट किया जाता है, उसको कट किया जाता है, वहाँ उस एरिया को फिर कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट करने के बाद में क्या होता है कि जब उसका यानी प्रोडक्टिविटी यानी उसका जब न्यूट्रिएंट्स सारा खत्म हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि इसको बर्न कर दिया जाता है, उसको लोग छोड़ करके चला जाता है। अब दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो हैवी टिलिंग, ओवर इरिगेशन, ये भी क्या करता है, मिनरल कंपोजिशन जो होता है सॉइल का उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये सब फार्मिंग प्रैक्टिसेस यानी एक्चुअल यानी जो रियल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होता है वो नहीं प्रमोट करोगे, यानी जो एफिशिएंट यानी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को जब प्रमोट नहीं करोगे तो उसके कारण से भी क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, जिससे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो गया। फिर हैवी टिलिंग हो गया, आप ज़्यादा टिल कर रहे हो तो उसके कारण से क्या होगा, जो मिनरल कंपोजिशन है एक्सपोज हो जाएगा तो उसके कारण से क्या होगा, सॉइल का कंपोजिशन को डिस्टर्ब कर देगा। फिर उसी तरीके से अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे रिसोर्सेज का डिमांड इंक्रीज हो रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ को कट करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को कट करना पड़ेगा, ट्री को कट करना पड़ेगा। अंतिम में उसके कारण से भी क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन प्रमोट होगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया सॉइल इरोजन कि ये मेनली ओवरग्रेजिंग के कारण से यानी ट्री के कटिंग के कारण से यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण से। और इसका जो प्राइमरी रीजन है, प्राइमरी कॉज जो है सॉइल इरोजन का वो मेनली है पॉपुलेशन के कारण से, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण से हो रहा है। फिर नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या करेगा, डिजर्टिफिकेशन को और ज़्यादा एक्सरवेट कर देगा, नहीं बढ़ा देगा, एग्रीवेट कर देगा डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, बारिश नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा तो उसके कारण से क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन ज़्यादा प्रमोट होगा थ्रू अल्टरेशन ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरल पैटर्न इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सोलर रेडिएशन एंड विंड्स। यानी क्लाइमेट चेंज में वेरिएशन के कारण से आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलेगा, रेनफॉल में चेंजेस देखने को मिलेगा, सोलर रेडिएशन में चेंजेस देखने को मिलेगा, विंड में चेंजेस देखने को मिलेगा। अब ग्लोबल क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर। ग्लोबल क्लाइमेट क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इन डेजर्ट रीजन कंडीशन आर नॉट ओनली गेटिंग वार्मर बट ड्रायर टू। अब डेजर्ट रीजन में क्या होगा कि वहाँ पे केवल वहाँ पे रेनफॉल तो हो नहीं रहा है, तो डेजर्ट रीजन में क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो केवल वार्मर ही नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है, ड्राई भी हो रहा है। ऑन एवरेज देयर इज ए लेस रेन रीजन देन देयर वाज 50 ईयर्स अगो। यानी वहाँ पे आप देखोगे तो लगभग आज से 50 साल पहले जितना रेनफॉल होता था उससे आज कम रेनफॉल वहाँ पे देखने को मिलेगा। और अदर फैक्टर देखोगे तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रहा है, रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है, लैंड वल्नरेबल टू डिजर्टिफिकेशन, यानी लैंड जो है डिजर्टिफिकेशन की ओर जा रहा है। इंक्रीज एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रमोट हो रहा है ज़्यादा, डेवलपमेंटल एक्टिविटी और भी ज़्यादा हो रहा है। फिर नेचुरल काउजेज अगर देखोगे तो नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे कि फ्लड हो गया, ड्रॉट्स हो गया, लैंडस्लाइड, ये सब क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन को प्रमोट करता है। फिर उसी तरीके से वाटर इरोजन हो गया, जिसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्टाइल सॉइल, यानी ये क्या करेगा, जब वाटर इरोजन के कारण से क्या होगा, जो फर्टाइल सॉइल होगा उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और इसके कारण से क्या होगा, बैडलैंड टोपोग्राफी डेवलप होगा। बैडलैंड टोपोग्राफी मतलब एक ऐसा टोपोग्राफी
यानी एक ऐसा लैंडस्केप होगा जो कि सूटेबल नहीं होगा कल्टीवेशन के लिए, विच इट सेल्फ इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन का जो कि इनिशियल स्टेज माना जाता है यहीं से। फिर उसी तरीके से विंड इरोजन होगा, जो कि सैंड इंक्रोचमेंट बाय विंड रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी यहाँ पे क्या होगा, सैंड वहाँ पे आकर के सॉइल पे आकर के जमा हो जाएगा, उसके कारण से क्या हो जाएगा, जो यानी फर्टाइल सॉइल था वो अब रिड्यूस हो जाएगा, मेकिंग द लैंड ससेप्टेबल टू डिजर्टिफिकेशन, यानी इसके कारण से क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब था किस किस कारण से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना, आप मेंस में ये सब चीज़ें लिख सकते हो। अब इम्पैक्ट क्या क्या होगा डिजर्टिफिकेशन का, तो पहला इम्पैक्ट हम अगर देखें तो वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या होगा, वेजिटेशन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वेजिटेशन का डिस्ट्रक्शन होगा तो उसके कारण से क्या होगा, सॉइल का इनफर्टाइल हो जाएगा, सॉइल सूटेबल नहीं होगा कल्टीवेशन के लिए। अब जब वेजिटेशन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके इसी से रिलेटेड है कौन, सॉइल इरोजन, कि सॉइल का इरोजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज सॉइल इरोजन। फिर इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा होगा। फिर लैंड डिग्रेडेशन होगा इसके कारण से। फिर वाटर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन कैसे कि वाटर के जब वहाँ से वाटर पास होगा तो सॉइल है ज़्यादा, तो सॉइल का ज़्यादा इरोजन होगा, सॉइल अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, कहीं ना कहीं वाटर में ही जा कर के मिक्स होगा। अब मिक्स होगा तो उसके कारण से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन प्रमोट होगा। फिर उस तरह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज, बहुत सारे स्पेसीज खत्म हो जाएगा। तो ये सब तो हो गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। फिर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। इन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से ही रिलेटेड ये है, एसोसिएटेड है कि ये इसके कारण से, डिजर्टिफिकेशन के कारण से क्या होगा, जो नेचुरल हजार्ड्स है जैसे फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ड्रॉट्स हो गया, ये सब बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्वेंसीज का इंक्रीज हो जाएगा, यानी जल्दी जल्दी होगा। तो इसके कारण से क्या होगा, जब ये इंक्रीज होगा तो इसके कारण से सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पैक्ट होता है क्या होगा, लोगों का लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा। लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा, इसके कारण से पॉवर्टी इंक्रीज होगा। रिपरकसिव इम्पैक्ट इंक्रीजेज पॉवर्टी, यानी इसके कारण से क्या होगा, पॉवर्टी इंक्रीज होगा। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो होगा इकोनॉमी का क्या होगा, कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो मान लो यानी रिसोर्सेज जो था गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए लगा रही थी, पैसे जो है डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रही थी, तो अब गवर्नमेंट को कहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, ये डिजास्टर जो आ रहा है इससे डील करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का क्या होगा, वो ग्रोथ जो होगा इकोनॉमी का वो क्या होगा, रुक जाएगा। फिर उसी तरह से थ्रेटन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी फिर डिक्रीज हो जाएगा। अब ये सब के कारण से जब इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा तो उसके कारण से क्या होगा, सोसाइटी में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सोसाइटी में इम्पैक्ट देखने को क्या मिलेगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगा तो इसके कारण से क्या होगा, फेमाइन बढ़ेगा, यानी भूखमरी बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगा। अब जो पॉवर्टी बढ़ रहा है, फेमाइन बढ़ रहा है, उसके कारण से क्या होगा, आपस में लोग लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि रिसोर्सेज सब लिमिटेड है, जिसके कारण से क्या होगा, सोशल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, फोर्स्ड माइग्रेशन, मास माइग्रेशन देखने को मिलेगा, यानी मास माइग्रेशन ज़्यादा होगा कि जहाँ पे नेचुरल हजार्ड ज़्यादा हो रहा है वहाँ से क्या होगा, दूसरे एरिया में लोग माइग्रेट करेगा बहुत ज़्यादा नंबर में। इसको बोलेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल माइग्रेशन, यानी इन्वायरमेंट के कारण से माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। फिर फूड सिक्योरिटी में देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जब सोशल इम्पैक्ट होगा तो उसके कारण से क्या होगा, कहीं ना कहीं पॉलिटी को इम्पैक्ट करेगा, कि ये कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को क्रिएट करेगा, कि अपोजिशन पार्टी होगा और भी अदर जो पॉलिटिकल पार्टी होगा क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्लेम करेगा कि ये पार्टी देखो नहीं सही से टैकल कर पाया, जिसके कारण से क्या होगा, गवर्नमेंट गिरने के कगार पे आएगा। तो उसके कारण से क्या होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये सब था डिजर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट देखने को था, यानी ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना और ये लिख सकते हो आप। अब इंडिया में डिजर्टिफिकेशन के क्या स्टेटस हैं तो वो हम देखेंगे आप। तो अब देखो, इंडिया जो अगर एरिया वाइज देखोगे तो इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका एरिया है 328.72 मिलियन हेक्टेयर एरिया है इंडिया के पास। और पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो इंडिया जो है पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है, जिसका पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया का। अब डिजर्टिफिकेशन का स्टेटस क्या है इंडिया में, तो इंडिया में अगर देखोगे तो एक एटलस पब्लिश किया जाता है जिसका नाम है द डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, जो कि इसरो पब्लिश करती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये 2016 में पब्लिश किया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इंडिया में जो है 96.4 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है कंट्री का
वो लैंड डिग्रेडेशन में है, लैंड डिग्रेडेशन में गया हुआ है। यानी जो ये एटलस है, डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया 2016 के अकॉर्डिंग 96.4 मिलियन हेक्टेयर जो है कंट्री का, यानी टोटल जो है एरिया जो है जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का है वो 328.72 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से जो है 96.4 मिलियन हेक्टेयर जो है कंट्री का, उसका एरिया जो है लैंड डिग्रेडेड है, यानी लैंड डिग्रेडेशन में गया हुआ है। यानी लगभग 29.32% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है कंट्री का वो क्या है, डिजर्टिफिकेशन में है ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ये 2011 से 13 की में है, उसका डाटा है। जबकि 2003 से 2005 वाला में समय देखोगे आप तो उस समय जो था 94.53 मिलियन हेक्टेयर था, यानी 28.76% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया का जो है लैंड डिग्रेडेशन में था। अभी जो है वही बढ़ करके 2011-13 में जो है 96.4 मिलियन हेक्टेयर जो है एरिया लैंड डिग्रेडेशन में है इंडिया का, आउट ऑफ 328.72 मिलियन हेक्टेयर। अगर रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक डेटा यानी प्रेजेंट किया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे कि इंडिया ने 31% यानी 5.6.5 मिलियन हेक्टेयर जो है ग्रासलैंड एरिया जो है एक डिकेड में इंडिया ने लॉस कर दिया है। यानी एक डिकेड में, पिछले एक डिकेड में इंडिया का जो है 31% यानी 5.65 मिलियन हेक्टेयर जो है ग्रासलैंड एरिया जो है लॉस हो गया है। द एक्सटेंट ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया इज ओवर, यानी अब जो है बढ़ करके इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 105 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जो कि लगभग 32% ऑफ इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया का है लगभग। तो ये रिसेंटली डेटा है, रिसेंट डेटा। आज 2011 से 13 जो लैंड डिग्रेडेशन एटलस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 96.4 मिलियन हेक्टेयर, वो 2011 से 13 के बीच का डाटा बताया है। ये रिसेंट डेटा बता रहा है कि गवर्नमेंट ने जो अभी प्रेजेंट किया है, जो डेटा प्रेजेंट किया है UNCCD के सामने। India has witnessed an increase in the level of desertification in 26 of the 29 states between 2003-5 से लेकर के 2011-13 के बीच में, यानी 2003 से 2005 और 2011-13 के बीच में अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 29 स्टेट्स में देखा जाए तो 26 स्टेट में जो है 26 स्टेट ऐसा है जिसमें डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हुआ है, यानी जितना पहले था डिजर्टिफिकेशन उससे इंक्रीज हुआ है। मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज डिग्रेडेड लैंड लाई इन जस्ट 9 स्टेट, यानी अगर आप देखोगे टोटल जितना यानी डिग्रेडेड लैंड है उसका 80% एरिया जो है लगभग वो जस्ट 9 स्टेट में है। ये आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन हो चुका है इंडिया में। अब कुछ जो डेटा है वो आपको ध्यान में रखना है, जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि टोटल एरिया अंडर डिजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन विथ रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मीन्स 328.72 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से जो है डिजर्टिफिकेशन में जो एरिया गया हुआ है 2011-13 में देखोगे तो 96.4 मिलियन हेक्टेयर है, यानी 100 मिलियन हेक्टेयर के आसपास। और 2003-5 में था यही 94.53 था, यानी 2000 परसेंटेज वाइज देखोगे तो 29.32% हो गया 2011-13 में, और यही था 28.76%। ये विथ रिस्पेक्ट टू टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो अगर टोटल एरिया अंडर नो अपेरेंट डिग्रेडेशन तो माइनस कर दो उसमें से 328.72 मिलियन हेक्टेयर में से, तो ये पता चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला याद रखना है कि इतना एरिया जो है डिग्रेडेशन के अंदर है। ये आप मेंस में भी डेटा लिख सकते हो। अब क्या है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन है, वो पूछा जा सकता है। द स्टेट अंडर हाईएस्ट डिजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन, यानी कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा या तो लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 328.72 मिलियन हेक्टेयर में से सबसे ज़्यादा जो एरिया है कहाँ पर डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, तो वो है राजस्थान में, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में। तो पहला है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात। तो ये याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहला है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा जो है गुजरात। ये तीन को याद रखना है। अगर और सबसे लोएस्ट जो देखने को मिलेगा, सबसे लोएस्ट अगर देखने को मिलेगा वो पहला नंबर पे होगा सिक्किम विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का बात कर रहे हैं, और दूसरा नंबर पे रहेगा दिल्ली
तीसरा नंबर पे रहेगा पंजाब, यानी बॉटम से अगर देखोगे तो पहले सिक्किम होगा, उसके बाद में होगा दिल्ली, उसके बाद में होगा पंजाब। विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया, तो ये याद रखना है कि लोएस्ट और हाईएस्ट, यानी बॉटम 3, टॉप 3 बॉटम और टॉप 3 जो है हाईएस्ट वाला याद रखना है, अब बॉटम 3 लोएस्ट वाला याद रखना है, सिक्किम, दिल्ली और पंजाब। तो ये तो था कि विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में था। अब हम लोग देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट का टोटल जोग्राफिकल एरिया। स्टेट का कहने का मतलब कि अगर मैं मान रहा हूँ कि राजस्थान का मैं बात कर रहा हूँ, तो राजस्थान का टोटल एरिया कितना है, और उसमें से राजस्थान के टोटल एरिया में से कितना एरिया जो है डिजर्टिफिकेशन में गया हुआ है, यानी लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है उसका। तो इसमें से अगर टॉप में देखोगे तो स्टेट अंदर हाईएस्ट डिजर्टिफिकेशन जो देखने को मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट का टोटल जोग्राफिकल एरिया, सबसे टॉप नंबर पे है वो है झारखंड, यानी झारखंड का जितना टोटल एरिया था उसमें से कितना जो है एरिया जो है झारखंड का लैंड डिग्रेडेशन में जा चुका है, यानी डिजर्टिफिकेशन में जा चुका है, वो है 5.50 मिलियन हेक्टेयर। ये था पहले 5.42 मिलियन हेक्टेयर 2003-05 में, वो बढ़ करके 5.50 मिलियन हेक्टेयर यानी बढ़ चुका है। आप देख सकते हो। तो विथ रिस्पेक्ट टू झारखंड का टोटल, यानी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट का टोटल जोग्राफिकल एरिया, उसके रिस्पेक्ट में पहले नंबर पे है झारखंड, दूसरा नंबर पे राजस्थान और तीसरा नंबर पे है दिल्ली। और लोएस्ट अगर देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट का टोटल जोग्राफिकल एरिया, सबसे लोएस्ट देखोगे वो है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा नंबर पे है पंजाब और तीसरा नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो ये डेटा याद रखना है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एक और डेटा याद रखना है कि क्यूमुलेटिव चेंज यानी टोटल चेंज डिजर्टिफिकेशन में कितना देखने को मिला है 2003-2005 वाले से 2011-13 में कितना चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वो है 1.87 मिलियन हेक्टेयर, यानी 0.57% का चेंजेस देखने को मिला है, यानी डिजर्टिफिकेशन में गया है, यानी इंक्रीज हुआ डिजर्टिफिकेशन। तो ये 5-6 डेटा याद रखना है। ये जो सेम चीज़ हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था उसी को ये जो है यानी बार ग्राफ में दिया हुआ है, सेम चीज़ जो ऊपर में हम लोगों ने विथ रिस्पेक्ट टू टोटल जोग्राफिकल एरिया के टर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट का टोटल जोग्राफिकल एरिया के टर्म में दिया हुआ है, आइए विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री के टोटल जोग्राफिकल एरिया के रूप में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखोगे पहला नंबर पर राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात टॉप 3 हो गया, और टॉप बॉटम में हो गया सिक्किम, दिल्ली और पंजाब विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया। अब विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट का टोटल जोग्राफिकल एरिया, पहला नंबर पर झारखंड, दूसरा नंबर पर राजस्थान और तीसरा नंबर पर दिल्ली। और बॉटम में देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से 3 याद रखना है, टॉप 3 और बॉटम 3। तो अगर आप मेंस का क्वेश्चन सोचो तो मेंस का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिजर्टिफिकेशन क्या है, या डिजर्टिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो उसमें आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हो UNCCD वाले, या तो स्टेटस आप बता सकते हो क्या है इंडिया का कंडीशन, वो डेटा पुट कर सकते हो। उसके अंदर कॉजेज पूछा जा सकता है कि क्या कारण है, क्या फैक्टर है जिसके कारण से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। इसका इम्पैक्ट पूछा जा सकता है कि डिजर्टिफिकेशन के कारण से क्या क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो भी हम लोगों ने देख चुका है। और क्या क्या पूछा जा सकता है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए, यानी डिजर्टिफिकेशन से डील करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है, तो वो अब हम लोग देखेंगे कि मेजर्स क्या क्या लिया गया है इससे डिजर्टिफिकेशन से डील करने के लिए। तो ये मेजर्स जो होगा हम लोग पहले नेशनल लेवल पे देखेंगे कि नेशनल लेवल पे क्या क्या एफर्ट्स लिया जा रहा है, यानी इंडिया ने क्या क्या कर रहा है, और ग्लोबल लेवल पे क्या किया जा रहा है, ग्लोबल यानी इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या किया जा रहा है। और उसके अंदर फिर एक वे फॉरवर्ड हम लोग लिखेंगे और उसके अंदर कंक्लूजन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिया है डिजर्टिफिकेशन से डील करने के लिए। तो पहला है कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट, पहले अब हम लोग ये समझते हैं कि कमांड एरिया डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उसके बाद जो है पहला प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था 1951 में। अब प्लानिंग कमीशन का ये काम था कि प्लान को डेवलप करना, यानी पॉलिसी को डेवलप करना, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कंट्री का देखा जा सके, यानी उसके लिए पॉलिसी को डिज़ाइन करना, यह था प्लानिंग कमीशन का काम। तो शुरुआत में जो प्लानिंग 5 ईयर प्लान था, यानी 5 ईयर प्लान में मेनली फोकस दिया गया था यानी एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में जो है बहुत सारे जो है कैनाल का डेवलपमेंट किया गया,
यानी इरिगेशन प्रोजेक्ट, बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी डेवलप किया गया। बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप किया गया लेकिन उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। यानी कैनाल तो डेवलप हो गया था, यानी इरिगेशन प्रोजेक्ट तो डेवलप हो गया था, लेकिन क्या हो रहा था कि उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कैनाल का डेवलपमेंट हो गया, यानी बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, कैनाल का यानी कंस्ट्रक्शन हो गया था, लेकिन कैनाल का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। कहने इसका सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि सपोज करो कि आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, आपने वीडियो देखा, टॉपर्स का वीडियो देखा कि किस तरीके से करना है, आपको सारा चीज़ पता चल गया। आपने क्या किया कि किताबें खरीद लिया, कॉपी खरीद लिया, सारा चीज़ जो ज़रूरी है मटेरियल सारा चीज़ ले लिया, यानी सारा जो भी रिसोर्सेज ज़रूरी है वो आपने तैयार कर लिया, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यानी आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। ठीक वही हो रहा था यहाँ पे कि कैनाल का तो डेवलपमेंट हो गया था कि वहाँ पे वाटर अवेलेबल हो गया, लेकिन इसको फील्ड तक पहुँचाना, फार्मर के फील्ड तक पहुँचाना वो नहीं हो पा रहा था। यानी ये आप मान लो यहाँ पे कैनाल एक डेवलप हो गया, कैनाल मतलब नहर, हिंदी में इसे नहर बोलते हैं। तो कैनाल का डेवलपमेंट हो गया, यानी वाटर तो है यहाँ पे अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे जो है फार्मर को फील्ड तक ले जाने के लिए, यानी एक फील्ड मान लीजिए, यहाँ तक ले जाने के लिए जो है चैनल का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो नहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा था। केवल कैनाल का डेवलपमेंट हो गया, यानी यूटिलाइज नहीं हो रहा था, केवल कैनाल क्रिएट हो गया था। तो ये जो यानी पोटेंशियल जो क्रिएट हो गया था, इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड इसको बोलेंगे, इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड। और एक टर्म होता है इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज, यानी जितना क्रिएट हो गया, नहीं जितना आपने रिसोर्सेज जमा कर लिया और कितना आप यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेज में से, ये दोनों के बीच में जो है गैप क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ये जब गैप बढ़ रहा था, ये मेनली जो था मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट में मेनली देखने को मिल रहा था, मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट। अभी ये मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट क्या है ये आप समझ लो कि प्लानिंग कमीशन ने जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट को जो है एरिया के आधार पर जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला बोला कि लेस देन अगर 2000 हेक्टेयर एरिया है तो इसको बोलेंगे माइनर प्रोजेक्ट। अगर 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच में एरिया अगर है तो इसे बोलेंगे मीडियम प्रोजेक्ट। अगर 10,000 से हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है तो इसे बोलेंगे मेजर प्रोजेक्ट। तो इस पे ध्यान देना, यानी ये दोनों को, इसका नहीं, यानी मीडियम और मेजर प्रोजेक्ट में जो कैनाल क्रिएट किया गया था, यानी जो पोटेंशियल क्रिएट किया गया था उसको यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। तो उसी को यूटिलाइज करने के लिए यानी नहीं हो पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक कमीशन सेटअप किया, एक कमेटी सेटअप किया, जिसने रिकमेंड किया 1972 में कि जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट को जो है कमांड एरिया डेवलप करना चाहिए, यानी कमांड एरिया डेवलप करना चाहिए, कमेटी ने रिकमेंड किया। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने 1974-75 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि टू ब्रिज द गैप बिटवीन द इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड और एक्चुअली यूटिलाइज, यानी इरिगेशन जितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ है और उसके यूटिलाइजेशन में जो गैप बढ़ रहा था उसी को नैरो करना था, यानी इसी को कम करना था। ये था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब ये जो यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा था, ये इसका मेनली कारण जो बताया कि वो मेनली है कि डिले इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल, कि यहाँ पे मान लो अब कैनाल का डेवलपमेंट हो गया है, कैनाल यानी नहर का डेवलपमेंट हो गया, यहाँ से जो है फार्मर के फील्ड तक, यहाँ पे मान लो इस फील्ड तक लेकर के जाना है पानी को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल का क्रिएशन करना पड़ेगा, चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। चैनल मीन्स एक नाला टाइप का क्रिएट करना पड़ेगा जो कि यहाँ से यहाँ तक वाटर इसको पहुँचाए। तो ये चैनल का क्रिएशन नहीं हो रहा था, यानी डिले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल एंड ड्रेन्स। दूसरा कारण ये भी बताया कि लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर्स का भी इन्वॉल्वमेंट कम था, यानी लोकल लेवल लोगों को कम इन्वॉल्व किया गया था। तो इसी सब के कारण से जो पूरा जो एक्चुअल पोटेंशियल था वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा था, यानी जितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ था वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा था। इसी के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1974-75 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
क्या किया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, जिसका मेन मकसद था कि जो गैप बढ़ रहा था इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड और इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज, दोनों के बीच में जो गैप बढ़ रहा था उसको नैरो करना था। अब जब इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज जो है बढ़ेगा तो इसका और भी यानी अदर जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्टिमाइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होगा यानी प्रोडक्टिविटी जो होगा वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। इसका यानी ये भी ऑब्जेक्टिव था कि ऑप्टिमाइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच ऑफ एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, यानी एफिशिएंट वे में वाटर को यूज करना है। और इसका अगर आप मेन ऑब्जेक्टिव देखोगे कमांड एरिया डेवलपमेंट का, तो वो है कि पहला तो था कि जो गैप है पोटेंशियल क्रिएटेड और उसका यूटिलाइजेशन, उसके गैप को कम करना। दूसरा है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, उसको ऑप्टिमाइज करना है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव इन जब प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगा तो उसके कारण से क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो होगा फार्मर का वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा, यानी इनकम बढ़ेगा यानी फार्मर का। फिर इसके लिए जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट के ही अंदर ही जो है एक कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी भी डेवलप किया जाएगा, वाज एस्टेब्लिश टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन इरिगेशन कमांड एरिया। इरिगेशन कमांड एरिया जो है उसका प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना थ्रू एन इंटीग्रेटेड अप्रोच विथ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये यानी टास्क दिया गया कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल एंड फील्ड ड्रेन्स, ये कंस्ट्रक्ट करना फील्ड चैनल को, लैंड लेवलिंग एंड शेपिंग वेयर एवर नेसेसरी, यानी मान लो आप एक फील्ड है कहीं पे मान लो ऊंचा है, यानी ये थोड़ा हाई, इसका लेवलिंग नहीं है, प्लेन नहीं है तो इसको क्या करना, प्लेन करना यानी लेवल करना उसको। शेपिंग वेयर एवर नेसेसरी, इन्फोर्समेंट ऑफ वाराबंडी मीन्स क्या हो गया कि सबको इक्वल वे में वाटर का सप्लाई प्रोवाइड करना। ये नहीं है कि किसी फील्ड को ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और किसी को कम वाटर देना, सबको इक्वल वे में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल सप्लाई करने का मतलब ये हो, जैसे कि ये आप देखो कैनाल है, ये कैनाल है, अब कैनाल है तो ये जो कैनाल है जहाँ से वाटर जा रहा है तो इसको बोलते हैं हेड एंड और इसको बोलते हैं टेल एंड। जो टेल एंड है सबसे पहले मैं बोला गया कि इधर आप वाटर को क्या करो, यहाँ पे वाटर को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले टेल एंड से स्टार्ट करो। टेल एंड पे जो भी यहाँ पे यानी फील्ड होगा पहले वहाँ पे वाटर उसको देना है, प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो ये फील्ड है, फील्ड के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चैनल यानी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। चैनल कंस्ट्रक्ट के थ्रू क्या होगा कि पहले इसमें वाटर दो, फिर जब इसमें फुलफिल हो जाए उसके अंदर क्या करो, इसमें दो, फिर इसमें दो, फिर इस तरीके से क्या करना है, रोटेशनल बेसिस पे देना है, यानी सबको इक्वल वे में वाटर सप्लाई करना है। और फिर इसमें ये भी बोला गया कि एक स्टोरेज भी टेल एंड पे यानी कंस्ट्रक्ट करना है, एक स्टोरेज भी यहाँ पे वाटर को जमा करने के लिए कंस्ट्रक्ट करना है। फिर लिफ्ट इरिगेशन भी इसमें यूज किया गया, जैसे ये मान लो हाई लेवल पे है, यानी इसका स्लोप जो है स्लोप हाई लेवल पे है, ये यानी एलिवेशन पे है, ये हाइट पे है, ये हाइट पे है तो यहाँ पे तो वाटर जा नहीं पाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लिफ्ट इरिगेशन मीन्स पंप के थ्रू यहाँ पे वाटर को पहुँचाना है, तो ये भी इसमें व्यवस्था किया गया है। फिर रीअलाइनमेंट ऑफ फील्ड बाउंड्री को रीअलाइन करना ताकि कम से कम वाटर का लॉसेस हो। यानी आप जैसे देखो अब यहाँ पे एक कैनाल है, अब कैनाल से मान लो एक फील्ड का चैनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इधर क्या होगा, इधर अलाइन नहीं करेगा तो इधर क्या होगा, पूरे वाटर इसमें क्या होगा, इसमें चला जाएगा, फ्लो हो जाएगा वाटर, और ये क्या होगा, ज़्यादा वाटर यानी एब्जॉर्ब करेगा ना, क्योंकि ये ड्रॉट एरिया है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। तो यह है रीअलाइनमेंट ऑफ फील्ड बाउंड्री। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी लैंड को क्या करो, कंसोलिडेट करो। यानी मान लो बहुत छोटा फील्ड है तो इसको क्या करो, एक साथ कंबाइन कर दो, उसको पूरा वाटर प्रोवाइड करो। इंट्रोडक्शन ऑफ सूटेबल क्रॉपिंग पैटर्न, यानी जो वहाँ पे सूटेबल क्रॉप है उसी को प्रमोट करना, यानी वाटर इंटेंसिव क्रॉप को यानी नहीं प्रमोट करना, जो सूटेबल है उसी को प्रमोट करना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज, और भी जो एक्सटेंशन सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करना, उसको प्रमोट करना। अब देखो तो कमांड एरिया डेवलपमेंट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट करो ताकि जो प्रेजेंट का नीड है वो भी फुलफ़िल हो सके और जो फ्यूचर का नीड है उसको भी फुलफ़िल किया जा सके।
तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट हेल्प्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट हो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा था। कैसे प्रमोट कर रहा, तो ये किस तरीके से प्रमोट कर रहा, तो इट प्रमोटेड द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी कहीं ना कहीं वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है। क्रॉपिंग पैटर्न को बोल रहा है कि जो वाटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्रॉपिंग पैटर्न को वहाँ पे प्रमोट करना है। नॉट इंक्लूड इंटेंसिव क्रॉप, यानी वाटर इंटेंसिव क्रॉप को प्रमोट नहीं करने के लिए बोल रहा है, जैसे सिट्रस फ्रूट को प्रमोट करने के लिए बोल रहा है। फिर इट इंक्लूड्स लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेस मीन्स वाटर का कम से कम वेस्टेज हो। लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग, लैंड का डेवलपमेंट करना, लेवलिंग करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो कैनाल वाटर का, यानी बाराबंडी सिस्टम हो गया। रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉगिंग और सॉइल सॉलिनिटी, यानी कहीं पे अगर वाटर लॉगिंग हो गया, वाटर लॉगिंग मतलब पानी जमा हो जाना, वाटर लॉगिंग अगर हो गया है तो और सॉइल का सॉलिनिटी इंक्रीज हो गया है तो उसको क्या करना है, फिर से रिक्लेम करना है, यानी फिर से उसको रिस्टोर करना। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन, यानी एफोरेस्टेशन प्रमोट करना, यानी पेड़ पौधा लगाना। शेल्टर बेल्ट प्रमोट करना, पेस्चर डेवलपमेंट करना, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है कमांड एरिया डेवलपमेंट के हेल्प से। बट द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज नॉट पर्टिकुलरली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द 3 कंस्ट्रेंट, लेकिन कमांड एरिया डेवलपमेंट जिस मकसद से लाया गया था वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाया, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? इसका मेन कारण था कि वाटर सप्लाई वाज नॉट रिलायबल, यानी वाटर सप्लाई जो था वो रिलायबल नहीं था, यानी कंस्ट्रक्शन तो हो गया, अब कभी वाटर प्रोवाइड किया कभी वाटर प्रोवाइड नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम आ रहा था। इनएफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था बहुत पुराना टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था। लैक ऑफ फार्मर पार्टिसिपेशन, फार्मर ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था। लैक ऑफ इरीगेशन वाटर थ्रू ट्रांसपोर्ट, तो ये सब के कारण से क्या हो गया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो फेल हो गया। अब एग्जाम्पल क्या है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट का वो है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, जिसको कि राजस्थान कैनाल भी पहले जाना जाता था, राजस्थान कैनाल के नाम से जाना जाता था, जो कि लार्जेस्ट कैनाल है इंडिया का। ये जो है लॉन्च किया गया था मेनली 1958 में, बाद में इसको जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट में इसको इंक्लूड कर लिया गया। अब कमांड एरिया डेवलपमेंट ये बार बार वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? कमांड एरिया डेवलपमेंट मीन्स कैनाल के थ्रू कितना एरिया को इरीगेट किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट। अब इंदिरा गांधी कमांड एरिया डेवलपमेंट जो है ये स्टार्ट जो होता है ये होता है हरिके बैराज से, जो कि पंजाब में है, और ये जो है पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलली रन करता है। टोटल लेंथ आप इसका देखोगे तो 9060 किलोमीटर के आसपास है, और टोटल एरिया इसका देखोगे तो 19.63 लाख स्क्वायर हेक्टेयर है इसका। और 70% जो होता है यानी वाटर जो यानी इरिगेशन होता है वो होता है फ्लो सिस्टम के थ्रू। फ्लो सिस्टम मीन्स ग्रेविटी फ्लो के थ्रू, यानी स्लोपी रीजन में होता है, यानी ढाल पे होता है, जिसके कारण से ऑटोमेटिक वाटर फ्लो हो जाता है। और 30% जो होता है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के थ्रू होता है, यानी पंप के थ्रू किया जाता है। तो ये आप मैप में देख सकते हो, ये आप देखो यहाँ पे जो सतलज रिवर है और ब्यास रिवर है, वहीं पे हरिके बैराज है, यहीं से कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये आप देख सकते हो रेड कलर में जो है यही कैनाल है। ये टोटल लेंथ है, यानी पंजाब हरियाणा होते हुए ये राजस्थान तक फैला हुआ है। ये आसपास के एरिया को क्या करेगा, इरीगेट करेगा, ये सब एरिया को इरीगेट करेगा। अब देखो तो इसको जो है 2 पार्ट में यानी कंस्ट्रक्ट किया है, यानी 2 फेज में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब रियल इसका फिगर देखना है एक्चुअल में, तो ये देख सकते हो आप, ये है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो आसपास में देखो यहाँ पे यानी पेड़ पौधा भी लगा हुआ है, एफोरेस्टेशन भी किया गया है। अब इंदिरा गांधी कैनाल जो है उसको 2 स्टेज में यानी इम्प्लीमेंट किया गया था। पहला जो था 1960 में किया गया था, 1960 में, जिसमें जो एरिया कवर किया गया था गांधीनगर, हनुमानगढ़, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर, वो वाली पार्ट को कवर किया गया था। इसमें मेनली था जेंटल स्लोप था, और ये टोटल एरिया जो था 5.3 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर किया गया था। सेकेंड स्टेज में जो है 1980 में इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। और जो जो रेस्ट एरिया था यानी 14.1 लाख स्क्वायर हेक्टेयर उसको ये कवर किया। यानी ये आप वाली देख सकते हो, इतना एरिया को फर्स्ट स्टेज में कंप्लीट किया गया था, और सेकेंड स्टेज में 1980 के आसपास में ये वाली एरिया को कवर किया गया था। तो ये आप देख सकते हो। अब ये वाली कलर वाली जो देख सकते हो, यानी ऑरेंज वाली कलर जो है वो अंडर फ्लो है। अंडर फ्लो मीन्स इधर वाली जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस साइड वाली जो है एरिया वो मेनली जेंटली स्लोप है। जेंटली स्लोप है मीन्स क्या होगा, इधर फ्लो के थ्रू हो जाएगा,
और इधर जो है क्या होगा, लिफ्ट के थ्रू जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर जो है ये हरे ग्रीन कलर वाली जो दिख रहा है इधर लिफ्ट के थ्रू, क्योंकि ये एलिवेशन पे है तो यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू पहुँचाया जा रहा है वाटर। फिर उसी तरीके से इधर वाली देखोगे तो ये हो गया अंडर फ्लो, और ये जो दिख रहा है ये हो गया लिफ्ट फ्लो यानी अंडर लिफ्ट इरिगेशन, और ये है इंदिरा गांधी कैनाल। अब इसी प्रोग्राम को जो है बाद में फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया और रीनेम कर दिया गया। अब इसका नेमिंग किया गया कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट भी करना है और साथ ही साथ वाटर को मैनेज भी करना है 2004 से। द स्कीम वॉज फर्दर रिस्ट्रक्चर्ड एंड वॉज थ्रोन टू स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट 2008 और 9, यानी बाद में जो है स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 2008-9 में। और बाद में ये जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको जो है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम उसके अंदर इसको सबज्यूम कर दिया गया, यानी उसके अंदर डाला गया इसको टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इरिगेशन पोटेंशियल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड दैट इज यूटिलाइज। नहीं, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम क्या है, ये सिंपली ये 1997 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद ये था कि जो भी इरिगेशन वाला प्रोजेक्ट था वो मेनली क्या था कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण से, यानी पैसा नहीं मिलने के कारण से, फंड नहीं मिलने के कारण से वो क्या था, स्लो हो गया था। तो उसी को मेनली या तो बहुत सारे रुक गया था प्रोजेक्ट, तो उसी को फास्ट करने के लिए जो है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद था कि जो भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट, उसको फास्ट करना। ये था कमांड एरिया डेवलपमेंट और एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डिजर्टिफिकेशन से डील करने के लिए में हेल्प कर रहा है, यानी डिजर्टिफिकेशन से डील करने में हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं ये। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कमांड एरिया डेवलपमेंट ये मेनली 1974 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मकसद था कि इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइजेशन और जो है इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड, दोनों के बीच का गैप को यानी कम करना, यानी इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइजेशन को क्या करना था, इंप्रूव करना, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या करना था, ऑप्टिमाइज करना थ्रू एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के हेल्प से, जिसका मेन मकसद था ये तो देख लिए। इसको जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम विथ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, यानी इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स को मर्ज करके, दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर दिया है, तो अब इसे जो इम्प्लीमेंट करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उसी तरीके से है एक है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये सब सारा इरिगेशन में पढ़ना है, अगर हम उतना डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए सिंपल आप समझ लो कि इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि 1989-90 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन था जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको रिस्टोर करना था बाय हार्नेसिंग, कंजर्विंग एंड डेवलपिंग डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज, जो डिग्रेड हो चुका था उसको हार्नेस करते हुए और कंजर्व करते हुए विथ द क्रिएशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, और साथ ही साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना। इसकी हेल्प से क्या करना था, उसको रिस्टोर करना था। इट वाज नेम्ड एज हरियाली गाइडलाइंस, इसको जो है हरियाली गाइडलाइंस बोला, नेमिंग किया गया, नाम दिया गया 2003 में। और इसको जो है सबज्यूम कर दिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 2015-16 में लॉन्च किया गया था। उसी तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया था 1995 में, जिसका मेन इम्पैक्ट यानी फोकस ये था कि जो ड्रॉट का जो है एडवर्स इफेक्ट होगा उसको मिनिमाइज करना, टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट एंड टू रिजुविनेट द नेचुरल रिसोर्सेज बेस ऑफ द आइडेंटिकल डेजर्ट एरिया। इट वाज लॉन्च फॉर हॉट डेजर्ट एरिया और कोल्ड डेजर्ट एरिया, दोनों के लिए लॉन्च किया गया था। हॉट डेजर्ट एरिया में जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा ये सब एरिया के लिए भी लॉन्च किया गया था, और कोल्ड डेजर्ट एरिया जैसे हो गया जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, इसके लिए भी लॉन्च किया गया था। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर अब नेक्स्ट देखोगे तो वो है इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो कि 1994 में यानी लॉन्च किया गया था, उसको रेटिफाई कर दिया इंडिया ने 1996 में, यानी इसका भी सिग्नेटरी है इंडिया। फिर सॉइल कंजर्वेशन इन दी कैचमेंट ऑफ रिवर वेरी प्रोजेक्ट एंड फ्लड प्रोन रिवर्स, यानी एक प्रोजेक्ट था जिसमें यह था कि सॉइल को कंजर्व करना रिवर वेरी प्रोजेक्ट के कैचमेंट में और फ्लड प्रोन रिवर के कैचमेंट में, उसमें सॉइल का कंजर्वेशन करना था। तो ये दोनों को अब जो है क्लब कर दिया गया, एक साथ मिक्स यानी मर्ज कर दिया गया और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2000 से। इसका मेन एम है कि जो फिजिकल कंडीशन है और प्रोडक्टिविटी जो है काली सॉइल का, उसको क्या करना है,
कि इम्प्रूव करना, फॉर रिस्टोरिंग ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन, ताकि ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सके। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जो कि 2000 में लॉन्च किया गया था और तब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर द एफॉरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, यानी जो भी फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो चुका है, यानी जहाँ पे फॉरेस्ट पहले था और वहाँ पे अब फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए ये मेनली लॉन्च किया गया है कि वहाँ पे फिर से फॉरेस्टेशन किया जाए। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर एक इंडिया जो है यानी नेशनल एक्शन प्लान है डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, नेशनल इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल एक्शन प्लान प्रोग्राम टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये जो है मेनली 2001 में प्रिपेयर किया गया था, जिसका मेन मकसद है टू एड्रेस इशू ऑफ इंक्रीजिंग डिजर्टिफिकेशन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। यानी जो डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है उससे क्या करना है, डील करना है, उसको इशू को एड्रेस करना और उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट एक्शन लेना। इसको भी जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर उसी तरह से है फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 2010 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ये एम है कि जो डिग्रेडेड ग्रासलैंड है उसको मेनली इम्प्रूव करना एंड अल्सो द वेजिटेशन कवर ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल लाइक सलाइन, एसिडिक और हैवी सॉइल में जो वेजिटेशन कवर है वो क्या हुआ, उससे इम्पैक्ट हुआ। इसके कारण से सलाइन, एसिडिक और हैवी सॉइल में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ। जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, जैसे सलाइन सॉइल हो गया, एसिडिक सॉइल हो गया या हैवी सॉइल हो गया, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं वहाँ पे वेजिटेशन क्या हुआ, वेजिटेशन कवर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। तो वेजिटेशन और जो डिग्रेडेड ग्रासलैंड है उसको कंडीशन को इम्प्रूव करना, इसको भी इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। ये जो है इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया है, उसी का ये पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हम लोग जब क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो पेरिस एग्रीमेंट है COP15 उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है। तो उसी का एक पार्ट है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। ये मेनली अप्रूव किया गया था 2014 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड इन्हांसिंग इंडिया का डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर, यानी इंडिया के जो फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और इन्हांस करना यानी बढ़ाना, विथ ए डेडलाइन ऑफ 10 ईयर, यानी 10 साल का डेडलाइन दिया गया है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से इम्प्लीमेंट कर रही है। फिर उसी तरीके से इसरो जो है एक एटलस पब्लिश करती है, डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, जो कि इसरो पब्लिश करती है। इसमें भी है कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द थ्रस्ट एरिया कवर्ड बाय इट, उसको कवर किया जाता है। तो ये सब प्रोग्राम जो है नेशनल लेवल पे यानी लिया जा रहा है, स्टेप्स लिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, यानी नेशनल लेवल पे डिजर्टिफिकेशन से डील करने के लिए। अब ग्लोबल लेवल पे क्या क्या किया जा रहा है डिजर्टिफिकेशन से डील करने के लिए, तो सबसे पहला नंबर जो है डिजर्टिफिकेशन से डील करने के लिए वो है बोन चैलेंज। बोन चैलेंज में ये टारगेट लिया गया है कि 150 मिलियन हेक्टेयर जो है वर्ल्ड का डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड जो है, 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द वर्ल्ड डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड, उसको रिस्टोर किया जाएगा 2020 तक। यानी 2020 तक वर्ल्ड का जो भी डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड लैंड है उसका जो है 150 मिलियन हेक्टेयर जो है वो रिस्टोर कर लिया जाएगा, और 2030 तक जो है ये 350 मिलियन हेक्टेयर तक रिस्टोर कर लिया जाएगा जो भी डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड लैंड है। ये बोन चैलेंज है। और भी बोन चैलेंज को हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बोन चैलेंज देखो लॉन्च किया गया था 2011 में, जर्मनी और IUCN ने दोनों मिलकर के इसको लॉन्च किया था बोन में ही लॉन्च किया था। इस बोन चैलेंज जो है ग्लोबल गोल है, यानी ग्लोबल लेवल पे एक गोल डिसाइड किया गया है कि 2020 तक जो है 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ जो है डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप जो है उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर, और जो है 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर कर लिया जाएगा। देयर वर्क इज अलाइंड विथ, यानी इसका जो वर्क है मेनली वो किससे एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं यानी अलाइंड है किससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी गोल और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, यही इसको कहीं ना कहीं उससे अलाइंड है, यानी उसको कहीं ना कहीं ये
उससे एसोसिएटेड है, यानी अगर इस गोल को अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी गोल अचीव होगा, उससे रिलेटेड है। इसको अचीव करने के लिए जो है एक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, जिसमें जोर दिया गया है कि रिलायंस इज ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन पे मेनली फोकस किया गया है। फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन जो है ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग इकोलॉजिकल फंक्शनलिटी ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप, यानी जो भी डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड है उसका जो इकोलॉजिकल फंक्शन है, यानी इकोलॉजिकल फंक्शन जो है उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है, वाइल इन्हांसिंग द वेलबिंग ऑफ पीपल, और साथ ही साथ क्या करना है, जो वेलबिंग ऑफ पीपल वेलबिंग जो है पीपल का उसको इन्हांस करना है। वो कोएग्जिस्ट विथ दीज प्लेसेस। IUCN एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्वाइंड द टर्म फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इन 2000। ये जो टर्म दिया गया है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, ये जो क्वाइन किया गया है IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ने इस टर्म को क्वाइन किया है एज ए फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग लैंडस्केप को मैनेज करने के लिए, कंप्लीमेंटिंग बोथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये कहीं ना कहीं किस में हेल्प कर रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी हेल्प कर रहा है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट में भी हेल्प कर रहा है। सिंस देन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन हैज इवॉल्व्ड इनटू ए पावरफुल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग लैंडस्केप्स एंड द लाइव्स ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। इंडिया ने जो है जब पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था, यानी UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, COP15 जो हुआ था 2015 में पेरिस में, वहाँ पे जो है इंडिया ने इस बॉन चैलेंज को ज्वाइन कर लिया। अब बॉन चैलेंज जो है वॉलंटरली है, यानी मैंडेटरी नहीं है, यानी बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग चैलेंज नहीं है, ये वॉलंटरली है कि आप खुद से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यानी गोल को अचीव करते हैं या नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक वॉलंटरी बॉन्ड चैलेंज को जो है इंडिया क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया 2015 में एंड प्लेज्ड, और इंडिया ने प्लेज किया, यानी गोल डिसाइड किया कि इंडिया जो है 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर जो है डिग्रेडेड फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेड लैंड को रिस्टोर करेगा और एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर जो है बाय 2030 तक करेगा। अगर इंडिया का प्लेज देखा जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है एशिया में, और इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो ये सब स्कीम चलाया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इसे टैकल करने के लिए, जो प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड उसको टैकल करने में ये मानती है कि ये हेल्पफुल होगा। अब ये जो इंडिया ने यानी जो प्लेज किया था गोल को कि 13 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड जो है उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा बाय 2020, और बाय 2030 एडिशनल 8 मिलियन यानी टोटल 21 मिलियन हेक्टेयर जो है बाय 2030 तक इंडिया रिस्टोर कर लेगा। उसको जो है रिसेंटली जून 2021 में एक मीटिंग हुआ था, यानी 14th COP14 जो है UNCCD का जो COP14 है उसका एक मीटिंग हुआ था, हाई लेवल सेगमेंट मीटिंग हुआ था। इसमें इंडिया ने जो है पहले तो अपना जो कमिटमेंट था यानी प्लेज जो था उसको रिअफर्म किया। ऑल द 3 मेन कंसर्न ऑफ द रियो कन्वेंशन जो हुआ था उसमें 3 मेनली फोकस किया गया था, 3 चीज़ को टारगेट किया गया था, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और लैंड डिग्रेडेशन। तो ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज में। इसमें इंडिया ने ये अपना एम्बिशन जो था 21 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करने का, यानी डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड को रिस्टोर करने का जो टारगेट था 2030 तक, उसको बढ़ा करके जो है इंडिया जो है अब 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया है। यानी बाय 2030 तक, यानी अभी से लेकर के, यानी 2021 से 2030 के बीच में इंडिया जो है टोटल 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड जो है उसको रिस्टोर कर लेगा। इंडिया जो है यानी अपना जो प्लेज है उसको बढ़ा दिया है, यानी 21 से बढ़ा करके उसको 26 कर दिया, यानी कमिटमेंट को अपना बढ़ा दिया है। तो ये था रिसेंट डेवलपमेंट। उसी तरीके से आप अगर गोल नंबर आप 15 देखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिसको कि 2030 तक अचीव करने का टारगेट है, तो उसमें अगर गोल नंबर 15 देखोगे तो लाइफ ऑन लैंड का बात करता है, जिसमें उसका एक टारगेट है कि वो डिक्लेयर करता है डेट वी आर डिटरमिन टू प्रोटेक्ट द प्लानेट फ्रॉम डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग थ्रू सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। यानी इसको लैंड डिग्रेडेशन को
वहाँ पे भी इसको प्रोटेक्ट करने का, यानी प्लैनेट को लैंड डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करने का बात किया गया है। तो ये गोल नंबर 15 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो भी इसको फोकस करता है। फिर उसी तरीके से एक जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी एक कन्वेंशन है इससे रिलेटेड, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, और ये लीगली बाइंडिंग है। यानी अगर आप इसका टारगेट जो लेते हैं उसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, यानी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि लिंक करता है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को किससे, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं डील करता है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो UNCCD को जानने से पहले हम लोग इसका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है इसका? तो बैकग्राउंड आप ये समझो कि 1992 में यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस होता है। यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस होता है ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि होता है रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में होता है, जो कि ब्राज़ील में है। एक सिटी है, शहर है, वहीं पे ये कॉन्फ्रेंस होता है यूनाइटेड नेशन का। किस पे? एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे होता है। और इसी को बोलते हैं रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं इसको, रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो अर्थ समिट, या तो इसी को रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो वहीं से जो है रियो अर्थ समिट में 3 चीज़ निकल करके आता है। पहला आता है कि क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना है, यानी पहला बार क्लाइमेट चेंज निकल करके आता है कि क्लाइमेट चेंज नामक करके भी कुछ है। तो पहला बार क्लाइमेट चेंज आता है, और उसी से रिलेटेड एक होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC निकल करके आता है। दूसरा आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और तीसरा जो आता है वो डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड आता है, यानी वो होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। तो 1992 से ही ये निकल करके आता है, और ये फाइनली जो है एस्टेब्लिश होता है 1994 में। यानी 1992 में जो है इसका आइडिया आया था, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। अब 1994 में जब इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया, तो इसको फोर्स में आने के लिए रेटिफिकेशन करना पड़ता है। यानी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, कितना कंट्री अगर रेटिफाई कर देगा तो जो है वो फोर्स में आ जाएगा। जैसे कि आप कोई बिल पास होता है, बिल पास होता है कहाँ पे? पहले लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, यानी दोनों हाउस में पास होता है। उसके बाद में प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे होता है कि पहले जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो वहाँ पे जाता है, और वो क्या करेगा, साइन करेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए या और कोई मिनिस्टर गया, वो क्या किया, साइन किया, साइन करेगा, उसके बाद में उसको अपने पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है। उसी को बोलते हैं रेटिफिकेशन। यानी वहाँ पे साइन किया, उसके बाद में जब पार्लियामेंट से वो अपना पास करा लेगा हर एक कंट्री, तो उसको क्या बोलेंगे, रेटिफिकेशन। और जब रेटिफाई हो जाएगा तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि इतना कंट्री अगर रेटिफाई कर देगा तो वो फोर्स में आ जाएगा। तो 1994 में इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इसे फोर्स में आने में 1996 लग गया, यानी 2 साल लग गया इसको फोर्स में आने में। और ये फाइनली जो है 1996 में फोर्स में आ गया। और इंडिया भी जो है रेटिफाई कर दिया, कब, 1996 में। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है बॉन। बॉन एक शहर है जो कि जर्मनी में है। तो ये याद रखना है कि इसका हेड क्वार्टर जो है बॉन में है, जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है। अब UNCCD में टोटल मेंबर कितना है? तो टोटल 197 मेंबर है। तो टोटल 197 में क्या हो गया कि एक तो हो गया यूरोपियन यूनियन, प्लस क्या हो गया 196 स्टेट्स, स्टेट्स मीन्स कंट्री, 196 स्टेट्स है। 196 स्टेट्स में आप जानते होंगे कि 193 कंट्री जो है क्या है, मेंबर है किसका, यूनाइटेड नेशन का। तो ऑल सारे जो है वो 193 मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन का, वो इसका मेंबर स्टेट है। प्लस 4 कंट्री और है, 3 कंट्री और है। कौन कौन सा? स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, पैलेस्टीन क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। द कुक आइलैंड, कुक आइलैंड हो गया। फिर एंड नीयू, NIUE, न्यू। तो ये एक बार आप मैप में देख लेना कहाँ कहाँ पे कौन कंट्री सिचुएटेड है। एक हो गया यूरोपियन यूनियन। टोटल 197 मेंबर है UNCCD का। अब 2013 में कनाडा जो है इसको यानी विथड्रॉ कर लिया था इस कन्वेंशन से, लेकिन बाद में 2016 में अगेन फिर वो ज्वाइन कर लिया, और फिर से फाइनली वो 2017 में मेंबर इसका बन गया।
अब वर्ल्ड में केवल एक ही कंट्री है, एक ही स्टेट है जो कि है द होली स्टेट, जो कि वेटिकन सिटी में है लोकेटेड, वो जो है इसका पार्टी नहीं है कन्वेंशन का। वो एलिजिबल है लेकिन फिर भी इसका पार्टी नहीं है। अब यूएनसीसीडी जो है लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि यूएनसीसीडी इज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो ये करेक्ट है कि यूएनसीसीडी जो है लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो कि क्या करता है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को किससे लिंक करता है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से लिंक करता है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को। कन्वेंशन एड्रेसेस स्पेसिफिकली, ये मेनली किस किस लैंड को टारगेट करता है, किस किस एरिया को टारगेट करता है, एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरिया को ये टारगेट करता है, जिसको कि ड्राई लैंड बोलते हैं। यानी ड्राई लैंड में 3 चीज़ आएगा, एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरिया, ये ड्राई लैंड में आएगा। तो इसको ये फोकस करता है, मेनली उसको एड्रेस करता है। वेयर सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम एंड पीपल कैन बी फाउंड। द न्यू यूएनसीसीडी 2018-2030 स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क, यानी 2018 में एक मीटिंग हुआ था, वहाँ पे एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया था कि किस तरीके से टैकल करना है। तो यूएनसीसीडी 2018 से 2030 स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है, इज द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल कमिटमेंट टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। यानी इसमें मेनली टारगेट किया गया है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना, सो दैट टू रिस्टोर द प्रोडक्टिविटी ऑफ वास्ट एक्सपांसेस ऑफ डिग्रेडेड लैंड, यानी जो प्रोडक्टिविटी था डिग्रेडेड लैंड का, उसको फिर से क्या किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके। और जब डिग्रेडेड लैंड का प्रोडक्टिविटी रिस्टोर होगा तो वहाँ का लाइवलीहुड क्या होगा, उसको इम्प्रूव किया जा सकेगा। और ऑफ मोर देन 1.3 बिलियन पीपल का लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना, एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन टू बिल्ड। तो इस चीज़ पे मेनली फोकस किया गया कि जो यूएनसीसीडी 2018-2030 स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है, ये मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल कमिटमेंट है, जिसका मेन टारगेट है टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। इन ऑर्डर टू लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी से होने से क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कहने का मतलब क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उतना ही क्या करना है, लैंड को रिस्टोर कर देना है, ताकि वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। यानी टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इन ऑर्डर टू restore the productivity of vast expanses of degraded land, improve the livelihood of more than 1.3 billion people, and reduce the impact of drought and on vulnerable population. फोकस इसमें किया गया है टू मेंटेन एंड रिस्टोर लैंड एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी पे, कि मेंटेन करना, रिस्टोर करना लैंड और सॉइल प्रोडक्टिविटी को। लैंड और सॉइल प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, मेंटेन करना, यानी जो लैंड है वो डिग्रेड नहीं हो, और जो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है उसको रिस्टोर करना, यानी उसका सॉइल प्रोडक्टिविटी को फिर से रिस्टोर करना। दूसरा है टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। अब जो ड्रॉट के कारण से जो इम्पैक्ट होगा वहाँ के लोगों पे, उसको मिटिगेट करना, यानी उसको हटाना, डील करना उससे। यूएनसीसीडी जो है मेनली ये जो है यानी यूज करता है बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, यानी ये लोकल लेवल यानी लोकल पीपल को प्रमोट करता है, पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है इन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। द यूएनसीसीडी सेक्रेटरीट फैसिलिटेट कोऑपरेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। और यूएनसीसीडी का जो सेक्रेटरीट होता है, यानी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता है, वो परफॉर्म करने के लिए, यानी कौन कहाँ पे कब मीटिंग होना है, कब क्या होगा, ये सब कौन डील करता है, वो सब एक सेक्रेटरीट होता है, ऑफिस होता है, वो डील करता है। तो सेक्रेटरीट जो होता है वो कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, खासकर नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में। कि जो नॉलेज है, जैसे कोई कंट्री मान लो डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास कोई आइडिया है, उसने रिसर्च डेवलपमेंट किया है कि किसी तरीके से लैंड को किस तरीके से यानी जो डिग्रेडेशन हुआ है उसको किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, तो वो जो नॉलेज है वो डेवलपिंग कंट्री को भी शेयर करें, उसको ट्रांसफ़र करना। टेक्नोलॉजी जो है डेवलप्ड कंट्री के पास उसको शेयर करें, ताकि डेवलपिंग कंट्री भी जो है वो अपना लैंड डिग्रेडेशन यानी जो डिजर्टिफिकेशन गया हुआ है उसको रिस्टोर कर सकें। फोर्थ, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। एज द डायनेमिक्स ऑफ लैंड, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी आर इंटीमेटली कनेक्टेड, यानी जो डायनेमिक्स है लैंड का, क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी, ये लैंड, क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो यूएनसीसीडी कोलैबोरेट्स क्लोजली विथ द अदर 2 रियो कन्वेंशन, यानी यूएनसीसीडी
अकेले काम नहीं करता है, ये दो और जो रियो कन्वेंशन है उसका जो आउटपुट है, यानी यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और सीबीडी, इसके साथ भी वो डील कर रहा है, यानी कोऑपरेट करता है, कोलैबोरेट करता है टू मीट दीज कम्प्लेक्सेस चैलेंजेस विथ इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन ये अकेला नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट से भी लिंक है और कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी से भी लिंक है, तो दोनों से ये कोऑपरेट करता है। अब जो भी इस तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है उसका क्या होता है, मीटिंग होता है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो मीटिंग होता है उसी को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, यानी सब पार्टी जो है, सब मेंबर कंट्री जो है आपस में बैठ करके कोई डिसीजन लेता है, तो उसी को बोलेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन का इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करता है, यानी वॉच करता है। इट एस्टेब्लिश्ड बाय कन्वेंशन एज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग, और जो कन्वेंशन होता है ये क्या होता है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। एंड इट कंप्राइजेज ऑल रेटिफाइंग गवर्नमेंट, जो भी रेटिफाइड कर दिया है इसे वो सब इसका पार्ट होता है। द फर्स्ट 5 सीजन जो होता है, फर्स्ट 5 सीजन जो हुआ था, यानी कॉप फर्स्ट, कॉप सेकेंड, कॉप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 5 मीटिंग जो हुआ था वो एनुअली होता था। पहला जो हुआ था रोम में हुआ था, इटली में। पहला याद रखना कि पहला जो हुआ था रोम में हुआ था, और जो लास्ट हुआ था वो हुआ था कॉप 14 जो कि इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में, तो ये याद रखना है। और उसके पहले कॉप 13 जो हुआ था वो ओर्डस सिटी चाइना में हुआ था, चाइना उसको होस्ट किया था। तो 2000 यानी 5वां कॉन्फ्रेंस के बाद जो है बाय एनियली होने लगा। बाय एनियल मीन्स 2 साल में एक बार, ट्वाइस इन ए ईयर, सॉरी वंस इन ए 2 ईयर, वंस इन ए 2 ईयर, 2 ईयर, यानी 2 साल में एक बार, उसी को बोलते हैं बाय एनियल। अब बाय एनुअल जब हो तो बाय एनुअल मीन्स होता है कि साल में 2 बार। ये बाय एनुअल नहीं है बल्कि बाय एनियल है, यानी पहले शुरू में एनुअली हो रहा था, 5 कॉन्फ्रेंस तक जो है एनुअली हुआ था, शुरू के 5 कॉन्फ्रेंस, लेकिन बाद में जो है ये बाय एनियल हो गया, यानी 2 साल में एक बार मीटिंग होगा। तो ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट 5 सीजन जो था ऑफ कोप वर हेल्ड एनुअली फ्रॉम 1997 से 2001। पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हेल्ड हुआ था वो 1997 में हुआ था, और स्टार्टिंग 2001 सेशन यानी 2001 के बाद से जो है ये बायनियली होने लगा, यानी 2001 में हुआ, फिर 2003 में, फिर 2005, 7, 9 इस तरह से होने लगा बायनियल बेसिस पे, इंटरचेंजिंग विद सीजन ऑफ सेशंस ऑफ कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, व्हिच फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन 2002। तो ये आप देख सकते हो एक आर्टिकल है, यूएनसीसीडी कॉप 14 न्यू दिल्ली में हुआ था, 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन विल टेक प्लेस 2 सितंबर, यानी 2 सितंबर 2019 में हुआ था न्यू दिल्ली में। यूएनसीसीडी सोल बाय लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू दिस सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। कॉप 14 जो है मेनली एम करता है टू हेल्प कंट्री अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय डिलीवरिंग टूल्स यानी टेक्नोलॉजी और knowledge resources that are fit for purpose reversing land degradation and its outcome while accelerating positive achievement for people and for ecosystem with a view to deliver on sustainable development goal is the core agenda of COP 14, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कहीं ना कहीं अचीव करना, ये इसका टारगेट है। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस यानी COP 14 का जो थीम था वो क्या था, ये पूछा जा सकता है। इन्वेस्टिंग इन लैंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी, ये याद रखना है आपको। और भी ये सब आप पढ़ सकते हो कि इंडिया टू रेस्टोर 50 लाख हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 से प्रकाश जावड़ेकर, ये आप देख सकते हो। कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हो कि रिस्टोरेशन ऑफ लैंड के रिस्टोरेशन से ये केवल गुड सॉइल हेल्थ, लैंड प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी ही केवल प्रमोट नहीं करेगा बल्कि ये लाइवलीहुड को भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द नेट सोन एरिया इन इंडिया इज इरीगेटेड, लगभग 1/3 लगभग यानी 40% जो है नेट सोन एरिया जो है इंडिया में इरीगेटेड है। The increasing pressure of population on the arable land will necessitate intensification of agriculture with the help of adequate input of irrigation, high yielding variety of seeds and intensive use of fertilizers. The agreements reached about how to restore
protect and manage the land on a massive scale, and how to include private sector partnership can immediately strengthen action plan for all the stakeholder। यानी प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो ये था UNCCD के बारे में। फिर उसी तरीके से देखोगे तो हर एक 17 जून को जो है द वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वहाँ जिसमें जो है 11 कंट्री जो है साहेल सहारा अफ्रीका में जो है उसको फोकस किया गया है। हैव फोकस्ड एफर्ट टू फाइट अगेंस्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड रिवाइव नेटिव प्लांट लाइफ टू लैंडस्केप, यानी जो साहेल सहारा अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ पे 11 कंट्री जो लगभग है उस पर मेनली फोकस किया गया है कि उसको जो है लैंड डिग्रेडेशन से फाइट करने में ये हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। तो ये सब था कि स्टेप्स क्या क्या लिया गया है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है। तो सस्टेनेबल लैंड यूज, यानी लैंड का यूज जो है सस्टेनेबली करना चाहिए ताकि अभी प्रेजेंट का भी नीड को मीट करे, साथ ही साथ फ्यूचर का भी नीड को मीट करे। प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन कवर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, व्हिच वुड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि वेजिटेशन कवर क्या करता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, कहीं ना कहीं होल्ड करके रखता है। अल्टरनेटिव फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल टेक्निक्स, अल्टरनेटिव फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। जो अभी ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है उसके अलावा जो है अल्टरनेटिव फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। फिर नया नया टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना चाहिए। इस्टेब्लिश इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आउटसाइड ड्राई लैंड, जो आउटसाइड जो ड्राई लैंड एरिया है वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस ऑफ इको फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। मेड टू बी रेगुलर, यूज ऑफ रेगुलर रिसाइकल पेपर को यूज करना चाहिए ताकि कम से कम ट्री का कटिंग हो। रेज अवेयरनेस अबाउट डिजर्टिफिकेशन, लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये हो गया स्टेप्स क्या क्या लेना चाहिए। अब है कंक्लूजन। तो एंडिंग डिजर्टिफिकेशन इज बेस्ट चांस टू वर्ल्ड हैज़ टू स्टेबलाइज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर आप डिजर्टिफिकेशन को अगर आप डील करते हो, एंड करते हो, ख़त्म करते हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज में भी कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा। क्योंकि आप जब डिजर्टिफिकेशन से डील कर लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट कवर होगा। फॉरेस्ट कवर होगा तो किससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज से हेल्प लड़ने में हेल्प करेगा। सेव वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, अब वाइल्ड लाइफ स्पीसीज भी उससे यानी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा। एंड प्रोटेक्ट आवर वेलबींग, प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट इज आवर म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच शुड बी कैरिड आउट बाय पीपल एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, यानी लोगों को भी, लोकल पीपल को भी और साथ ही साथ गवर्नमेंट, दोनों को साथ में मिलकर के आना होगा तभी ये संभव है। यानी ये हमारा म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का भी है और आम लोगों का भी है, कॉमन आम जनता का भी। तरीके से पूरा डिजर्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। और लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर से आपको रेगुलर लेक्चर मिलते रहेगा। PDF के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर